देश में जिस तरह से तकनीक बढ़ती जा रही है, वही तकनीक जो है अब चिकित्सा क्षेत्र में भी बढ़ी है। जैसे पहले अगर सर्जरीज होती थी तो डॉक्टर्स जो थे वो अपने हाथों से ऑपरेट करते थे, पर अब यहाँ पर भी टेक्नोलॉजी है जो वो पहुँची है और अब रोबोट्स के ज़रिए जो है सर्जरीज हो रही हैं। किस तरह से हो रही हैं, कितना फ़ायदा इनको जो है वो मरीज़ों को मिलता है, बातचीत करेंगे हमारे साथ यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहित डडवाल हैं। बातचीत करते हैं। रोहित जी, पहले देखा जाता था कि हाथों से सर्जरीज की जाती थी, ऑपरेशन थिएटर में भी बहुत समय लगता था, पर अब रॉबोट्स यहाँ तक पहुँच गए हैं। कितना फ़ायदा जो है इससे मरीज़ों को पहुँचेगा? सबसे पहले तो धन्यवाद मेरे को ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए जी। दिस इज़ द एवोल्यूशन ऑफ सर्जरी। देखिए, सबसे पहले तो हमने हाथ से सर्जरी करना यूज़ किया, फिर उसके बाद इंसिजन का साइज़ छोटे से छोटा होता गया। फिर हमारे पास ये पता लगा कि हम एक कैमरा हमने डेवलप कर लिया है जो कि बॉडी के अंदर जाके हम इंस्ट्रूमेंट के साथ ऑपरेट कर सकते हैं, जिसे लेप्रोस्कोपी सर्जरी कहते हैं, जिसे कॉमन भाषा में लेज़र सर्जरी भी बोला जाता है, बट लेज़र सर्जरी नहीं होती है, उसे लेप्रोस्कोपी कहा जाता है। उसके बाद हमने ये देखा कि लेज़र सर्जरी के ना कुछ नुकसान थे, कि लेज़र मतलब लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के कुछ नुकसान थे। लेप्रोस्कोपी सर्जरी में कैमरा कोई और दिखा रहा होता है, सर्जन के हाथ में दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक तरह से दो डंडे हैं आपके हाथ में, जो कि जिसकी मूवमेंट लिमिटेड होती है। आप या तो कट कर सकते हैं उससे, या अंदर बाहर डाल सकते हैं, या फिर ऐसे ऐसे तीन तरह से आप मूवमेंट कर सकते थे। ये लिमिटेड मूवमेंट जो है कॉम्प्लेक्स सर्जरीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी हमारे लिए। तो इसीलिए आगे इसका एक स्टेप फॉरवर्ड हमने जाके देखा कि हमने एक रोबोटिक सर्जरी का इजाद किया, जिसमें सर्जन जो है पेशेंट के पास खड़े होकर ऑपरेट नहीं करता है, एक रोबोटिक कंसोल पे बैठ के ऑपरेट करता है, जिसमें वो हाथ और पैरों के कंट्रोल के द्वारा रोबोटिक आर्म्स को मूव करता है। वो आर्म्स 360 डिग्री तक मूव कर जाती हैं और उसके पास 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है। जितनी लेप्रोस्कोपी सर्जरी है उससे दुगने से भी ज़्यादा आप मूवमेंट्स कर सकते हैं। और उसका कैमरा 3 टाइम्स 10 टाइम्स 3D 10 टाइम्स मैग्नीफाइड व्यू देता है, जिसकी वजह से आप कॉम्प्लेक्स सर्जरी को बड़े आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि डीप पेल्विस है, जहाँ पे आपके सूचरिंग में डिफ़िकल्टी आती है, जहाँ पे स्पेस थोड़ा लिमिटेड है, जहाँ पे सूचरिंग में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर कहीं पे ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इससे प्रिसीजन बढ़ने की वजह से पेशेंट की इंट्राऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम हो गई है एंड पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी बहुत फास्ट हो गई है। मुझे ये भी जानना चाहूँगी कि कई बार जो है पेशेंट सिर्फ इस वजह से इस तकनीक तक नहीं जा पाते, उनको लगता है कि शायद रोबोटिक जो सर्जरी रहेगी उसमें खर्चा ज़्यादा आएगा। तो अगर मैं कंपैरिजन की बात करूँ, एक नॉर्मल जो सर्जरी होती है और एक रोबोटिक सर्जरी होती है, उसमें कितना खर्चा आता है? देखिए, नॉर्मल ओपन सर्जरी तो देखिए इतनी कॉस्टली रोबोटिक के कंपैरिजन करना तो बिल्कुल गलत होगा, बिकॉज ओपन सर्जरी आजकल मैक्सिमम जगह पे ऑब्सोलीट होती जा रही है। हम मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी की तरफ जा रहे हैं। मिनिमली इन्वेसिव जैसे लेप्रोस्कोपी एंड रोबोटिक सर्जरी। तो लेप्रोस्कोपी का जितना खर्चा है उतना आप रोबोटिक आर्म्स जितनी आप यूज़ करते हैं उसके प्लस कर दीजिए, उतना खर्चा आता है। तो 40,000 एक आर्म का पड़ता है। मोस्ट ऑफ द सर्जरीज जो 90% सर्जरीज है हम 2 आर्म से कर लेते हैं। तो 80,000 तक के खर्चे पे आपका रोबोटिक सर्जरी हो जाती है अबव द लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। जितना लेप्रोस्कोपी में खर्चा आना है उतना आप आर्म्स का खर्चा जोड़ लीजिए। मोस्टली 2 आर्म्स से हो जाता है, तो 80,000 रुपया उसके ऊपर जोड़ लीजिए तो वो सर्जरी। हाँ, बट ये भी मैं मेंशन करना चाहूँगा कि उस रोबोटिक सर्जरी से प्रिसीजन चूँकि बहुत ज़्यादा है, कॉम्प्लिकेशन बहुत लेस है, तो इसकी वजह से हमारा हॉस्पिटल स्टे बहुत कम हो जाता है। तो अगर किसी को 7 दिन में अगर छुट्टी होनी है तो उसकी दूसरे या तीसरे दिन छुट्टी हो जाती है, तो 4 दिन का स्टे वो कम हो गया। और बाकी आईसीयू का स्टे, जो कि लेप्रोस्कोपी सर्जरी में हमें कई बार ज़रूरत पड़ जाती है, तो आईसीयू में 20-25 हज़ार रुपया पर डे का खर्चा आ जाता है। तो वो सारा कट शॉर्ट होके पेशेंट को ज़्यादा मतलब डिफरेंस आता नहीं है, जो प्रैक्टिकली मैंने देखा है अपने पेशेंट से बात करके। जी। तो सर, जानना चाहेंगे कि कौन से केसेस ऐसे होते हैं जिसमें रोबोटिक सर्जरी की जो है वो ज़रूरत पड़ जाती है? देखिए, कुछ हैं गोल्ड स्टैंडर्ड केसेस, कुछ हैं रिलेटिव इंडिकेशन। रोबोट तो देखिए एक तरह से रोबोटिक सर्जरी करना आसान है एंड कॉम्प्लिकेशन लेस है, तो इसकी बहुत सारी द पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस। बट अभी के लिए मैं बता दूं कि गोल्ड स्टैंडर्ड सर्जरी जैसे प्रोस्टेट के कैंसर के बारे में, अगर लोकलाइज्ड प्रोस्टेट ट्यूमर है जिसमें प्रोस्टेट का कैंसर कहीं फैला नहीं है और सर्जरी से आप उसको निकाल सकते हैं, तो प्रोस्टेट कैंसर में इट हैज़ बिकम गोल्ड स्टैंडर्ड। किडनी ट्यूमर्स में बी इट अ पार्शियल और रेडिकल नेफ्रेक्टमी, इट हैज़ बिकम अ गोल्ड स्टैंडर्ड। कोई डीप पेल्विक सर्जरी है जहाँ पे बच्चादानी की सर्जरी है, या फिर पेशाब की थैली की, या फिर उससे भी नीचे की सर्जरीज़ हैं,
कुछ डीप पेल्विस में करना है, तो इट हैज़ बिकम अ गोल्ड स्टैंडर्ड इन दैट। ये सारी चीज़ों में ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक पाइलोप्लास्टी होती है, ये बच्चों में होती है, जिसमें एक पेशाब का रास्ता संकरा हुआ होता है, किडनी और पेशाब की पाइप, उसमें भी ये सबसे बेस्ट मोडेलिटी है जो हमारे पास है। इसके अलावा पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस, इस पर रिसर्च चली है और आगे से आगे वी होप आगे से आगे हमें और तरह की सर्जरीज देखने को मिलेंगी। वैसे देखा जाता है कि ख़ास तौर पर जब ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाती है बॉडी में, तब जाकर के डॉक्टर को दिखाया जाता है। पर आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ ऐसे क्या कोई एज है या फिर कोई ऐसा समय है जिसके बाद एक टाइम पर जाकर के अपना जो चेकअप है वो करवा लेना चाहिए? देखिए, समय तो कोई नहीं है ऐसा। मेरे हिसाब से तो एक अल्ट्रासाउंड साल में एक बार कराने में कोई हर्ज नहीं है। हमारे हर जगह पे, हर कॉर्नर में अल्ट्रासाउंड मशीन आजकल अवेलेबल है, बिकॉज़ भगवान की दया से इंडिया ने तरक्की बहुत अच्छी की है। तो मेडिकल फील्ड में हमारा वैसे भी नाम पूरी दुनिया में चलता है। तो वी कैन सी कि हमारे आसपास रेडियोलॉजिस्ट हर जगह पे अवेलेबल होता है। तो साल में एक बार जाके अगर 400-500 रुपये में आपकी किडनी, ब्लैडर, प्रोस्टेट एंड लीवर एंड सॉलिड ऑर्गन्स की एक अल्ट्रासाउंड हो जा रही है, उससे स्क्रीनिंग हो जा रही है, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट, आफ्टर द एज ऑफ 55-60 मेल्स में मैं बोलूँगा कि एक PSA की जांच होती है, बिकॉज प्रोस्टेट कैंसर हैज़ बिकम द मोस्ट कॉमन कैंसर वर्ल्ड वाइड। अब लंग कैंसर को वो पीछे छोड़ गया है एंड प्रोस्टेट कैंसर मेल्स में होने वाले कैंसर में सबसे आगे निकल चुका है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि PSA की जांच 55 साल के बाद साल में एक बार ज़रूर करा लें, 70 के बाद साल में 2 बार करा लें, राइट। उसके अलावा मेल्स में अल्ट्रासाउंड किडनीज, अल्ट्रासाउंड अब्डोमेन, किडनीज, प्रोस्टेट एंड पोस्ट वॉइड रेजिड्यूल यूरिन साल में एक बार करा लें। फीमेल्स में अल्ट्रासाउंड सॉलिड ऑर्गन्स और यूट्रस एंड पेल्विक ऑर्गन्स की अल्ट्रासाउंड एक बार साल में ज़रूर करा लेनी चाहिए। जी सर, आखिरी सवाल लूँगी, जिस तरह डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, क्या उसी तरह से रोबोट जो है उन पे ऊपर इतना विश्वास किया जा सकेगा? बिल्कुल। रोबोट खुद से नहीं ऑपरेट करता, रोबोट को ऑपरेट सर्जन ही करता है, राइट। रोबोट इज़ अ मशीन जो कि आपको आपके हाथ की मूवमेंट की तरह, जैसे आपका हाथ का मूवमेंट करते हैं, जैसे आप सर्जिकल डाइसेक्शन कर रहे हैं, एक तरह से वो आप ऐसे बता दीजिए कि एक गाड़ी की तरह आप कंपेयर कर सकते हैं। जैसे गाड़ी को हाथ और पैरों से बंदा चलाता है और वो किसी और जगह पे ले जाने के लिए यूज़ आती है, उसी तरह से रोबोट है जो गाड़ी इज़ अ रोबोट जो कि टेक्निक अगर आप कंपेयर करें तो गाड़ी को इंसान चलाता है, तो जैसे इंसान चलाएगा वैसे गाड़ी चलेगी, उसी तरह से रोबोट वैसे जैसे इंसान चलाएगा वैसी सर्जरी करेंगे। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहित डडवाल, जिन्होंने जानकारी दी है कि जिस तरह से हम लोग तरक्की कर रहे हैं, वैसे ही जो रोबोटिक सर्जरीज़ हैं वो बहुत आम हो गई हैं और इनका जो खर्चा है वो दूसरी सर्जरीज़ की तरह ही पड़ता है, क्योंकि इससे आपका जो हॉस्पिटल में रहने का खर्चा है वो ज़रूर कम हो जाता है, क्योंकि सर्जरीज़ जो पहले कई घंटे चलती थी, कई दिन तक भी चलाना उनको हो जाता था, तो उसका जो समय है वो भी बचता और इससे जो कॉस्ट है उसकी वो भी कटिंग होती है। और साथ ही साथ इन्होंने बताया कि इंतज़ार मत करें कि आपकी बॉडी साइन दे कि अब आपको डॉक्टर की ज़रूरत है, समय रहते अपना जो चेकअप है ज़्यादा नहीं तो साल में एक बार ज़रूर करवा लेना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट ललित के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।